हल्की फुल्की ज्वेलरी और बेहद सलीके से किया गया मेकअप दुल्हन बनी आईने के सामने बैठी वो खुद को देख रही थी। उस पर आज टूट कर रूप आया था। खूबसूरत नैन नक्श तो थे ही, जिसे ब्यूटिशियन ने मेकअप करके और भी उजागर और दिलकश बना दिया था। ब्यूटिशियन मोहल्ले की ही थी, कुछ देर पहले ही उसे तैयार करके गई थी। हालांकि वो किसी अच्छे पार्लर में भी जा सकती थी, उसके ससुराल वालों ने ऑफर भी किया था, मगर मासी ने इनकार कर दिया। उनकी अपनी एक अलग ही राय थी कि विदाई से पहले घर से दुल्हन का निकलना अच्छा नहीं होता, ऊपरी हवा का चक्कर होने का खतरा रहता है। मासी थी ही ऐसी, पुराने विचार और बहमी टाइप की। खैर, उनकी बात मान ली गई थी। मोहल्ले वाली ब्यूटिशियन ने भी अपनी तरफ से उसको संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम्हारा दूल्हा तुम्हें इस रूप में देखेगा तो न जाने बेचारे का क्या हाल होगा। ब्यूटिशियन की बात याद आई तो होठों पर मुस्कान बिखर गई और खूबसूरत हैंडसम जादू भरी पर्सनालिटी वाले शुभम मेहरा की तस्वीर उसकी आंखों के सामने लहरा गई, जो उसका होने वाला दूल्हा था। बारात आने में अभी कुछ ही देर बाकी थी, तो थोड़ी देर आराम करने के इरादे से वो बेड पर आकर बैठ गई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो लहंगा संभालते हुए उठी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मौजूद इंसान को देखकर एकदम पत्थर बन गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान उसके घर तक, यहाँ तक कि उसके कमरे तक चला आएगा। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहने, अपने लंबे कद और जादू भरी पर्सनालिटी का मालिक गौरव कुमावत उसके सामने खड़ा था। उसका बॉस, जिसके यहाँ वो 2-3 दिन पहले नौकरी छोड़कर आई थी। सर, आप यहाँ? उसके मुंह से अचानक निकला। गौरव कुमावत ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो तो उसका हसीन रूप देखकर मानो किसी जादू में घिर गया था। आप क्यों आए हैं यहाँ? प्लीज़ चले जाइए, आज मेरी शादी है, थोड़ी देर में बारात भी आने वाली है, प्लीज़ कोई तमाशा मत कीजिए। वो एकदम परेशान होकर बोली। घबराओ मत, तुम्हारी शादी में शामिल होने के लिए मेहमान बनकर आया हूँ। वो एक अजीब से अंदाज में मुस्कुराया था। उसी वक्त तो मासी आ गई। अरे स्नेहा, तुमने अपने सर को अंदर नहीं बिठाया अभी तक? वो यहीं खड़े हैं, आओ ना बेटा, अंदर आ जाओ। मासी स्नेहा से कहने के साथ साथ गौरव से भी बोली। मजबूरन स्नेहा को उसे अंदर आने का रास्ता देना पड़ा। स्नेहा ने तो हमें बताया ही नहीं कि उसने अपने बॉस को भी अपनी शादी पर बुलाया है, वरना हम आपकी शान शौकत के हिसाब से कुछ तैयारी कर लेते। मासी कमरे में फैला सामान समेटते हुए शर्मिंदा से अंदाज में बोली। इतने बड़े अमीर कबीर इंसान को अपने घर में देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कोई बात नहीं आंटी जी, वो मुस्कुराकर कहता हुआ सोफे पर बैठ गया, जबकि स्नेहा अब तक खामोश खड़ी थी, मगर दिल डर से धड़क रहा था। गौरव कुमावत का यूं उसके घर आना उसे किसी खतरे का एहसास दिला रहा था, मगर मासी के सामने वो उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी, जो गहरी निगाहों से उसे ही देखे जा रहा था। मर्द लोग कहाँ बैठे हैं, आप मुझे बता दें, मैं वहीं जाकर बैठ जाता हूँ। सुजाता मासी उसके लिए चाय लेने बढ़ी तो उसने तुरंत उन्हें रोक दिया और उठता हुआ बोला, ठीक है, आओ बेटा। मासी कहते हुए आगे बढ़ गईं। वो एक नज़र घबराई खड़ी स्नेहा पर डालकर उसे एक गहरी मुस्कान पास करता उनके पीछे निकल गया। कमरे से बाहर आकर उसने किसी को एक मैसेज सेंड किया और सुजाता जी के साथ मर्दों वाली साइड पर आकर बैठ गया। वहाँ बैठे तमाम मिडिल क्लास लोग अपने बीच इतने अमीर आदमी को बड़ी ही हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। गौरव कुमावत उन सब से बेपरवाह अपने फ़ोन पर बिजी था। कुछ देर बाद अचानक शोर उठा कि बारात नहीं आ रही, दूल्हा कहीं गायब हो गया है। ये खबर दुल्हन बनी स्नेहा पर जैसे बिजली बनकर गिरी थी। अब क्या होगा? क्या लड़की ऐसे ही दुल्हन बनी रह जाएगी? अलग अलग सरगोशियाँ शुरू हो गईं। उधर कमरे में स्नेहा अपनी किस्मत पर पत्थर बनी खड़ी थी। ये शादी तो खुद शुभम की तरफ से की गई थी, ये रिश्ता भी शुभम की तरफ से ही जोड़ा गया था, बल्कि शादी करने की बड़ी जल्दी थी उन लोगों को। अभी कल ही तो वो शगुन का सामान लेकर आए थे और कितने ज़्यादा खुश थे। अचानक से दूल्हा शादी से गायब क्यों हो गया, ये बात तो उसे समझ में नहीं आ रही थी। उसी वक्त तो सुजाता जी जल्दबाजी में अंदर कमरे में दाखिल हुई और उसके सर पर लहंगे की लाल चुन्नी डालते हुए बोली, जल्दी से इसे सर पर डालो, अभी कुछ ही देर में तुम्हारी शादी है। जबकि वो तो अपनी मासी की बात सुनकर बुरी तरह हैरान हो गई थी। अभी तो उसने सुना था कि बारात नहीं आ रही, दूल्हा भाग गया है और अब अचानक उसकी शादी। वो पूछना चाहती थी कि किससे, मगर मासी ने उसे मौका ही नहीं दिया। तेजी से दरवाजे की तरफ मुँह करके कहा, लड़कियों जल्दी करो, स्नेहा को मंडप में लेकर चलो।
तब तक उसकी कुछ दोस्त और कुछ कजिन्स वगैरह अंदर आईं और स्नेहा को दोनों तरफ से थाम कर मंडप की ओर लेकर चलीं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इतनी जल्दबाजी में ये सब क्या हो रहा था। सबने उसे ले जाकर मंडप में बिठा दिया। कुछ ही देर में पंडित जी ने शादी के मंत्र दोहराने शुरू कर दिए और जब उसके पास बराबर में आकर गौरव कुमावत बैठा तो वो तो जैसे पत्थर की बन गई थी, हिलना भी भूल गई थी, आंखें फटी की फटी रह गईं। मगर सुजाता जी ने उसके कंधों पर दबाव डालकर खामोश रहने के लिए कहा तो वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन आंखों में आंसू जरूर भर आए थे। पंडित जी जैसा जैसा कहते जा रहे थे वो करती जा रही थी, जैसे एक पत्थर की बेजान तस्वीर बनी बैठी हो। हालांकि दिल तो अंदर से खून के आंसू रो रहा था। उसने जितनी भी रस्में थीं शादी की सब गायब दिमागी से की थीं। तो गौरव कुमावत, ये थी तुम्हारी चाल। शादी संपन्न होने के बाद उसने सदमे से निकलकर सोचा, गौरव कुमावत का यूं अचानक आना और दूल्हे का गायब हो जाना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सोचा समझा प्लान था और जिसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि गौरव कुमावत ही हो सकता था। मैंने तुम्हें कोई खुशी दी तो मेरा नाम बदल देना गौरव कुमावत। तुम खुशियों के लिए तड़पोगे और तुम्हें खुशी नसीब नहीं होगी। जिस तरह तुमने मेरी खुशियों को आग लगाई है, मैं तुम्हारी खुशियाँ तुमसे छीन लूँगी। खून के आंसू न रुलाया तो मेरा नाम भी स्नेहा शर्मा नहीं। उसने खुद से वादा किया और आंखों से गिरते आंसू जो गालों पर बहते चले जा रहे थे उन्हें जोर से रगड़कर साफ कर दिया। आंखों से इंतकाम की एक तेज चिंगारी निकल रही थी जो सब कुछ जला देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। आज से 3 महीने पहले वो गौरव कुमावत इंडस्ट्री में जॉब के लिए गई थी। पढ़ाई पूरी न होने के बावजूद भी उसे उसके एक्सपीरियंस की बुनियाद पर नौकरी मिल गई थी, क्योंकि पढ़ाई के बीच ही उसने कंप्यूटर के अलग अलग कोर्सेज और इसी फील्ड से रिलेटेड छोटी मोटी जॉब्स कर रखी थीं। जॉब करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि 2 साल पहले जब उसके मम्मी पापा वैष्णो देवी गए थे और वहीं एक हादसे का शिकार हो गए और लौटकर वापस नहीं आ सके तो उसका इस भरी दुनिया में सुजाता मासी के सिवाय कोई नहीं बचा था। सुजाता मासी की खुद की 4 बेटियां थीं, वो भी मजबूरन उसे अपने साथ ले आईं, लेकिन साफ शब्दों में कह दिया था कि अपना खर्चा खुद उठाओ। महंगाई के इस दौर में मैं तुम्हारे मौसा जी की चंद हजार की तनख्वाह से गुजारा नहीं कर पाती। तो मजबूरन उसे बीएससी के बाद पढ़ाई अधूरी छोड़कर जॉब के लिए निकलना पड़ा। कुमावत इंडस्ट्रीज जो शहर की जानी मानी मशहूर इंडस्ट्री थी, वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब खाली थी और उसे कंप्यूटर के बारे में अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस था। उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे तुरंत ही जॉब मिल गई। कंपनी का मालिक गौरव कुमावत उस वक्त देश से बाहर था। उसके मैनेजर ने स्नेहा को हायर किया था। 1 महीना तो स्नेहा का बड़ा ही सुकून से गुजरा। उसे अच्छी खासी सैलरी भी मिल गई थी, जिसमें से उसने आधी सैलरी सुजाता मासी के हाथ पर रख दी और आधी खुद के लिए बचा कर रख ली, ये सोचकर कि मासी भी खुश हो जाएंगी और उसके खुद के खर्चे भी आसानी से निकलते रहेंगे। फिर 1 महीने बाद गौरव कुमावत वापस आ गया। वो जो किसी अधेड़ उम्र बॉस की उम्मीद कर रही थी, एक यंग डैशिंग बॉस को देखकर हैरान रह गई। उसकी पर्सनालिटी ने पहली ही नज़र में स्नेहा को बुरी तरह इम्प्रेस कर दिया था, मगर ये सिर्फ कुछ ही दिनों की बात थी। जैसे ही उसकी अकड़, सख्त मिजाज और रूखे रवैये सामने आए, स्नेहा के दिल से उसकी पर्सनालिटी वाला जादू एकदम से ख़त्म होता चला गया। किसी एम्प्लॉय की छोटी सी छोटी गलती पर भी वो सबके सामने तमाशा खड़ा कर देता था। टाइम को लेकर इतना पंक्चुअल था कि अगर कोई एम्प्लॉय 1 मिनट भी लेट आता तो खड़े खड़े उसकी बेइज्जती कर देता। जब तक वो ऑफिस में रहता, ऑफिस के सारे एम्प्लॉय पर मानो एक तलवार से लटकती रहती थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी वे लोग नौकरी करने पर मजबूर थे, क्योंकि यहाँ सैलरी अच्छी मिलती थी। स्नेहा की भी एक दिन शामत आ गई। वो सुबह अपनी सीट पर आकर बैठी ही थी कि तभी गौरव कुमावत का उसके लिए बुलावा आ गया। वो तो उसके इतनी जल्दी आने पर ही बुरी तरह हैरान थी और अब उसके बुलावे पर चौंकते हुए उसके कमरे में चली आई। जी सर, आपने बुलाया मुझे? वो उसके सामने जाकर प्रोफेशनल अंदाज में बोली। गौरव कुमावत, जो फाइलों वाली अलमारी में झुके खड़ा था, स्नेहा की आवाज़ पर पलटकर उसे देखने लगा। माथे पर बल पड़े हुए थे और खूबसूरत चेहरे पर पथरीले हाव भाव थे। मैनेजर मिस्टर मेहरा भी वहाँ चेहरे पर बेहद संजीदा हाव भाव लिए मौजूद थे और स्नेहा का दिल किसी अनहोनी के ख्याल से धड़कने लगा। मिस स्नेहा, कल छुट्टी से पहले सबसे लास्ट में आप आई थी मेरे कमरे में। यहाँ टेबल पर मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल रखी हुई थी, जो कि अब
यहाँ से गायब है। सर, मैं नहीं जानती किसी फ़ाइल के बारे में, और ना ही मैंने आपके कमरे में आकर किसी फ़ाइल को हाथ लगाया था। मेरे पास तो प्रेजेंटेशन वाली फ़ाइल थी जो मैं कल आपको चेक कराने आई थी। बुरी तरह परेशान हो जाने के बावजूद उसने शब्दों को मजबूत बनाते हुए कहा, आपकी बात मान लूँ? कौन आया था मेरे रूम में आपके अलावा? मिस स्नेहा। और फाइल आपके जाने के बाद ही गायब हुई है। इससे पहले ही वो टेबल पर मौजूद थी। गौरव कुमावत का अंदाज तेज और आवाज़ बेहद ऊंची थी। सर, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? स्नेहा की आंखें भर आईं। मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ आप पर? मैं, यानी इस कंपनी का मालिक गौरव कुमावत, तुम पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ? वो इतनी ज़ोर से बोला कि बाहर बैठे बाकी एम्प्लॉयज़ तक आवाज़ गई। कई लोग तो अपने केबिन से झांकने भी लगे। सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई फाइल नहीं उठाई। अब वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। अच्छा, फिर यहाँ से कोई भूत ले गया? गौरव कुमावत का अंदाज आग में डूबा हुआ था। मुझे नहीं पता सर, मैं कुछ भी नहीं जानती। उसकी सख्त आवाज़ सुनकर बर्दाश्त के बावजूद भी स्नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरे सामने रोने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं मिस स्नेहा। सीधी तरह बताओ, वो फाइल कहाँ है, किसको दी है? वो गजबनाक तेवरों के साथ जोर से दहाड़ा। सर, मैंने कहा ना, मैंने नहीं उठाई फाइल। मुझे नहीं पता फाइल के बारे में कुछ भी। उसकी दहाड़ ने स्नेहा के रहे सहे होश भी छीन लिए। आंसू पहले से ज़्यादा जोर से बहने लगे। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ मिस स्नेहा, 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे वो फाइल चाहिए, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी। वो कुछ पल घूरने के बाद उंगली उठाकर ठंडे अंदाज में वार्निंग देता हुआ बोला, जबकि स्नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे सारा खून निचुड़ गया हो। सहारे के लिए उसने टेबल पर हाथ रखा। मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने आपकी फ़ाइल नहीं उठाई, बल्कि मैंने तो देखी तक नहीं। और अगर आपको यकीन नहीं तो आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख सकते हैं, उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। उसके बाद पर गौरव जोर से हंसा, एक तंज भरी शातिर हंसी। बड़ा शातिर दिमाग पाया है तुमने। मेरे केबिन के कैमरे का कनेक्शन पहले ही ख़राब कर दिया गया था और उसके बाद ही फाइल गुम हुई है। जानती भी हो कितनी कीमती फाइल थी वो? ये सुनकर स्नेहा सचमुच डर से कांपने लगी थी। ये तो एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। लेकिन सर, आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैंने आपकी कोई फाइल, बस नो आर्गूमेंट। अब जाओ यहाँ से और 1 घंटे के बाद फाइल के साथ मेरे ऑफिस में हाजिर हो जाना। वो एकदम फैसला सुनाते अंदाज में हाथ उठाकर बोला। स्नेहा का पूरा बदन कांपने लगा। जिस फाइल को छूना तो दूर, उसने देखा तक नहीं था। 1 घंटे के बाद कहाँ से लाती भला? सर, भगवान की सौगंध, मैं सच कह रही हूँ। मैं, मिस्टर मेहरा, इनको यहाँ से निकालिए और ठीक 1 घंटे के बाद फाइल यहाँ टेबल पर होनी चाहिए। वो स्नेहा की बात को इग्नोर करते हुए सख्त आवाज़ में अपने मैनेजर मिस्टर मेहरा से बोला। तो मिस्टर मेहरा भी बुरी तरह घबरा गया। मिस स्नेहा, सर कह रहे हैं ना, जाइए यहाँ से। मैनेजर ने भी सख्त अंदाज में कहा तो वो मरे मरे कदमों से बाहर आ गई और अपनी कुर्सी पर बैठकर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। स्नेहा, क्या हुआ? क्यों डांटा सर ने? उसकी कलीग कोमल फौरन उसके करीब आकर पूछने लगी। बाकी लोग भी उसके चारों ओर खड़े हो गए थे। स्नेहा ने रोते हुए पूरी बात बताई तो सबके चेहरों पर हमदर्दी के गहरे भाव उभर आए। गौरव कुमावत के मिजाज का सबको पता था। फाइल न मिलने पर वो स्नेहा को छोड़ने वाला नहीं था। कोमल के साथ साथ बाकी कलीग्स भी मिलकर उसे दिलासा देने लगे। ये सब क्या तमाशा चल रहा है? तभी अचानक गौरव गुस्से से तमतमाया हुआ अपने केबिन से बाहर निकला और सबको स्नेहा के आसपास जमा देखकर वो गुस्से से बुरी तरह दहाड़ा था। तुम सब लोगों की इतनी हिम्मत कि यहाँ ऑफिस में ड्रामा कर रहे हो? सब लोग तुरंत अपनी सीट पर भागे थे, जबकि स्नेहा झट से अपने आंसू पोंछने लगी। गौरव पैंट की जेब में हाथ डाले धीरे धीरे कदमों से चलते हुए स्नेहा के सामने आकर रुका। मिस स्नेहा, यहाँ बैठकर रोने और दूसरों की हमदर्दी बटोरने से बेहतर है कि जिसको फाइल दी है उससे वापस लेकर आओ और मुझे सौंप दो। नौकरी भी बच जाएगी और इज्जत भी। वरना याद रखना, अगर फाइल नहीं मिली तो नौकरी ही नहीं, अपनी इज्जत से भी हाथ धो बैठोगी। और हाँ, मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट भी करवा सकता हूँ। स्नेहा ने कुछ पल तक सर झुकाए दांत भींचकर आंसू रोके रखे, फिर अचानक खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब आंसुओं से ज़्यादा गुस्सा और आहत आत्मसम्मान चमक रहा था। बस बहुत हो गया सर,
मैं ऐसी नौकरी पर लानत भेजती हूँ जहाँ झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे बार बार जलील किया जा रहा हो। मैं अभी इसी वक्त रिजाइन दे रही हूँ। गौरव की आंखों में गुस्से की आग और भी तेज हो गई। उसने हाथ उठाकर धमकी भरे शब्दों में कहा, मेरी फाइल मेरे हवाले किए बिना तुम यहाँ से रिजाइन देकर नहीं जा सकती। अगर ऐसा किया तो मैं पुलिस को अभी बुलाऊंगा और तुम्हें यहीं से गिरफ्तार करवाऊंगा। उसकी गरज से पूरा ऑफिस सहम गया। स्नेहा वहीं ठिठक गई। बाकी सभी कर्मचारी भी अबाक रह गए। गौरव ने ठंडी हंसी के साथ आगे कहा, बेवकूफ़ समझती हो मुझे? रोने धोने और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का नाटक करके रिजाइन देकर भाग जाओगी और मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा? बहुत बड़ी भूल कर रही हो मिस स्नेहा। तुम मेरे किसी दुश्मन से मिली हुई हो। मेरी कंपनी के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स किसे भेज रही हो ये तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा, मगर उससे पहले मुझे अपनी फ़ाइल चाहिए, हर हाल में चाहिए। सिर्फ 1 घंटा है आपके पास। 1 घंटे बाद या तो फाइल मेरी टेबल पर होगी या फिर आप जेल में होंगी। गौरव कुमावत की एक बार फिर सख्त शब्दों में दी गई धमकी पर स्नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। टांगें डर के मारे कांपने लगीं। गौरव एक आखिरी सख्त निगाह उस पर डालकर पलट गया और अपने रूम में चला गया। स्नेहा गिरने के अंदाज में वहीं कुर्सी पर बैठ गई। वहां मौजूद सब लोग हमदर्दी भरी निगाहों से उसे देखने लगे, मगर गौरव के डर से कोई भी उसके पास नहीं आया। काफ़ी देर तक वो सामने रखे कंप्यूटर पर निगाहें गड़ाए खामोश बैठी रही। कितना ही वक्त गुजर गया उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसने घड़ी पर नज़र डाली तो पूरे वजूद में ठंडी लहर दौड़ गई। घंटा ख़त्म होने में 15 मिनट बाकी थे। क्या करूं? उसने बगल में बैठी कोमल की तरफ देखते हुए बेबसी से कहा, मैनेजर मिस्टर मेहरा के पास जाकर विनती करो। अगर वो मान गए तो शायद गौरव सर को पुलिस इन्वॉल्व करने से रोक लें। कोमल ने उसे मशवरा दिया। कुछ पल तक उसने सोचा, फिर वो तेज़ी से उठी और मिस्टर मेहरा के केबिन की तरफ बढ़ गई। किसी तरह वो इस मुसीबत से निकलना चाहती थी। मिस्टर मेहरा उसे देखकर चौंक उठे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, आप भी मेरा यकीन नहीं कर रहे। मैंने वो फाइल नहीं ली। प्लीज़ प्लीज़ इस मुश्किल समय में मेरा साथ दीजिए। मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। आप प्लीज़ गौरव सर को मनाइए कि वो पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व ना करें। मैं खुद फाइल ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी, भले मुझे पूरा दिन ही क्यों न लग जाए, मगर वो फाइल ज़रूर ऑफिस में ही होगी। मैं खुद हर जगह जाकर ढूंढूंगी। बस आप मेरा यकीन कीजिए। स्नेहा की विनती भरी बातों पर मिस्टर मेहरा ने बेहद आराम से कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है मिस स्नेहा। वो फाइल गौरव सर के घर में पड़ी थी। कुछ देर पहले ही उन्हें पता चल चुका है। अब आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जाकर अपना काम आराम से कर सकती हैं। जबकि वो तो ये कहकर नॉर्मल अंदाज में अपने बजते फ़ोन की तरफ देखने लगे और स्नेहा तो बुरी तरह हैरान हो गई। एक फ़ाइल के गुम होने पर इतना बड़ा हंगामा और फाइल मिल जाने पर इतनी खामोशी। वो टेंशन और डर से मर रही थी। उसकी जान निकलने को थी और वे इतने बेहिस कि उसे खुद से बताना तक गवारा नहीं किया। गम और गुस्से की एक तेज़ लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। वो गुस्से से खौलती हुई अपनी सीट पर वापस आकर बैठी ही थी कि कोमल ने धीरे से कहा, स्नेहा, गौरव सर तो ऑफिस से चले गए हैं। जाएंगे क्यों नहीं? फाइल जो मिल गई है तो किस मुंह से मेरा सामना करते? वो नफरत भरे अंदाज में बोली, क्या फाइल मिल गई? कब? कैसे? कोमल की हैरानगी में थोड़ी खुशी भी छिपी थी। बाकी लोग भी उत्सुक निगाहों से स्नेहा को देखने लगे। उनके अपने घर में पड़ी थी। जहर भरे शब्दों में कहकर वो अपनी चीज़ें जल्दी जल्दी समेटने लगी। अब उसे यहाँ 1 मिनट भी रुकना गवारा नहीं था। तुम जा रही हो जॉब छोड़कर? कोमल ने हैरत से पूछा। बाकी सब लोग भी सन्न होकर उसे देखने लगे। हाँ, उसने छोटा सा जवाब दिया और कंधे पर बैग डाल लिया। लेकिन स्नेहा, इतनी अच्छी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दोगी तो तुम्हें दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगी। कोमल ने उसे समझाने की कोशिश की। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए पैसों से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ठंडे मगर दृढ़ अंदाज में कहती वहाँ से चली गई। घर पहुंचकर उसने सुजाता मासी को सारा किस्सा सुना दिया, जिसे सुनकर वो अच्छी खासी परेशान हो गई। अरे, तुम इतनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ आई, अगर कहीं और नौकरी न मिली तो? मासी को उसकी बेइज्जती की बजाय नौकरी छोड़ने पर ज़्यादा गम था। भगवान है ना मासी, कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी, उसने टूटे मगर विश्वास भरे लहजे में कहा। और फिर अगले ही दिन वो नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। अलग अलग जगह पर सीवी देने के बाद जब थकी हारी घर लौटी तो मासी को खुश देखकर चौंक उठी। क्या बात है मासी, आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? स्नेहा,
तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का पढ़ा लिखा है, अपना कारोबार है उनका। तुम देखो तो सही, लड़का भी कितना खूबसूरत है। सुजाता मासी ने खुशी से भरे शब्दों के साथ लड़के की तस्वीर उसके सामने रख दी। स्नेहा ने तस्वीर हाथ में थाम ली। उसमें लड़का अपने बाप के साथ बैठा हुआ था, बेहद खूबसूरत, बेहद सलीकेदार, और शालीन उसके होठों पर सजी हल्की सी मुस्कान उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। ये देखकर स्नेहा का दिल एक पल को जोर से धड़क उठा। उसकी चमकती आंखें जैसे सीधे स्नेहा की आंखों में उतर रही हों। स्नेहा का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। सचमुच लड़का काफ़ी हैंडसम था और उसके हाव भाव साफ बता रहे थे कि वो एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता है। मासी, ये तो अमीर लोग हैं, हम इनके स्टेटस के नहीं, तो फिर ये हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों में रिश्ता क्यों करना चाहते हैं? उसने हैरानी से कहा। अरे बेटा, ऐसा है कि शांति बुआ ने तुम्हारी तस्वीर उन लोगों को दिखाई थी और उन्हें तुम इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने तुरंत ये रिश्ता आगे बढ़ा दिया। मासी ने हंसते हुए रिश्ते कराने वाली मासी का नाम लिया। लड़के का नाम क्या है? स्नेहा ने तस्वीर पर दोबारा नज़र डालते हुए खुद को सामान्य बनाने की कोशिश की। अरे, लड़के का नाम है शुभम मेहरा। अब तुम बताओ, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूँ ना? देखो बेटा, बहुत अच्छे और अमीर लोग हैं, दहेज के लिए भी साफ इनकार कर दिया है। मासी की आवाज़ में उत्साह और अधीरता थी। वो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। ठीक है मासी, आपको जैसा सही लगे आप वैसा करें। स्नेहा ने सब कुछ मासी पर छोड़ दिया। वैसे भी लड़के में कोई कमी नज़र नहीं आई थी, बैकग्राउंड भी अच्छा था, तो वो किस आधार पर इनकार करती? जीती रहो मेरी बच्ची। मासी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे प्यार किया और तुरंत फ़ोन उठाकर लड़के वालों को हाँ कर दी। रात के खाने के दौरान जब उसे ये पता चला कि 3 दिन बाद ही उसकी शादी है, तो स्नेहा एकदम से चौंक गई। इतनी जल्दी मासी? उसने परेशान होकर पूछा। अरे बेटा, लड़के को लंदन जाना है, बस इसीलिए वो लोग जल्दी कर रहे हैं, और अगर देर करने पर ऐतराज़ किया तो कहीं ये रिश्ता हाथ से न निकल जाए। ऐसे रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं, मासी ने उसे समझाया। उनकी बात सुनकर स्नेहा खामोश हो गई। दिन गुजरते गए और उसकी शादी का दिन भी करीब आ गया। अब सिर्फ 1 दिन बाकी बचा था। ससुराल वालों ने शॉपिंग के लिए एक अच्छी खासी रकम भिजवा दी थी। सुजाता मासी उसे लेकर खरीदारी पर जाने ही वाली थी कि तभी मैनेजर मिस्टर मेहरा का फ़ोन आ गया। मिस स्नेहा, आप ऑफिस आकर अपना हिसाब किताब क्लियर कर लें। वो तो कभी भी वहाँ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन गलती से वो ये बात अपनी मासी को बता चुकी थी। मासी ने जिद पकड़ ली और उसे जबरन भेज दिया। मजबूरन स्नेहा को ऑफिस जाना पड़ा। जब वो मिस्टर मेहरा के केबिन में पहुंची तो उन्होंने सीधे कहा, मिस स्नेहा, आपको गौरव कुमावत से मिलना होगा। वो उसके ऑफिस में जाना नहीं चाहती थी, मगर मिस्टर मेहरा खुद उसके साथ गौरव कुमावत के रूम तक आए थे। ना चाहते हुए भी वो अंदर आई और बड़े कड़वे लहजे में गुड मॉर्निंग विश किया। उसके विपरीत तो गौरव कुमावत ने बड़ी खुशदिली से जवाब दिया, मिस स्नेहा, आप इतनी सी बात पर बिना बताए जॉब छोड़कर चली गईं। कम से कम इन्फॉर्म तो करना था ना। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन स्नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए तेज शब्दों में कहा, इतनी सी बात थी जिसके लिए मुझे पूरे स्टाफ के सामने जलील किया गया। गौरव थोड़ा सा शर्मिंदा नजर आया। मुझे गलतफहमी हो गई थी और मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। स्नेहा के चेहरे पर एक जहर भरी मुस्कान आई। आपकी माफ़ी से वो टेंशन, वो जिल्लत ख़त्म नहीं हो सकती जो मैंने झेली। फिर भी ठीक है, मैं आपकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। आखिरी शब्द उसने अनचाही कह दिए थे। गौरव के चेहरे पर जैसे सुकून उतर आया। ओके, थैंक्स स्नेहा, और अब जाकर अपनी सीट संभाल लीजिए, वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। और ये सुनकर स्नेहा चौंक गई। सॉरी सर, लेकिन मैं अब जॉब कंटिन्यू नहीं रख सकती, उसने साफ लहजे में इनकार कर दिया। मगर क्यों? मेरी माफ़ी तो आप एक्सेप्ट कर चुकी हैं, फिर जॉब क्यों छोड़ रही हैं? वो हैरान हुआ था। माफ़ी एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ फिर जलील होने के लिए जॉब करूँ। मुझे जिस काम के लिए बुलाया गया है वो क्लियर कीजिए, फिर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, वो कुर्सी से खड़ी होते हुए बोली। गौरव कुछ देर तक बेहद संजीदगी से उसे देखता रहा, फिर अगले ही पल हुक्म देने वाले अंदाज में बोला, ठीक है, आपने अभी जाना है तो जाएं, मगर कल से अपने टाइम से ऑफिस आना है। आपकी सीट पर आप ही बैठेंगी। जबकि स्नेहा ने उसकी बात पर हैरत से उसे देखा। मैं आपसे कह चुकी हूँ ना, मैं ये जॉब छोड़ चुकी हूँ और अब इसे कंटिन्यू नहीं कर सकती।
वो चाहती तो अपनी शादी का बता सकती थी, मगर इसलिए नहीं बताया कि गौरव कुमावत ये समझे कि कल उसने जो कुछ स्नेहा के साथ किया वो उसी वजह से जॉब छोड़ रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कल आपने अपनी सीट पर वापस आना है। अजीब जिद्दी से अंदाज में बोलता हुआ वो उठकर उसके करीब आकर खड़ा हुआ, जबकि वो हैरत से उसे देख रही थी। जितने पैसों की ज़रूरत हो जाकर मिस्टर मेहरा से ले लो, और दोबारा मैं आपके मुंह से ये जॉब छोड़ने की बात ना सुनूं। अजीब धौंस भरा अंदाज था उसका, जबकि स्नेहा तो हक्का बक्का रह गई। ये आप क्या कह रहे हैं सर? देखिए, आप इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। मेरी मर्जी जॉब करूं या ना करूं। हैरत से कहकर उसने अब विरोध करते हुए अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, जबकि वो अगले ही पल उसके रास्ते में आ गया। ज़बरदस्ती तो बहुत छोटा सा शब्द है मिसेस स्नेहा, मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसीलिए भलाई इसी में है, मेरी बात मान लें। बहुत कुछ करने पर मजबूर मत करें मुझे। अजीब से शब्दों में कहता वो उसके बेहद करीब आ गया था। हरगिज नहीं, स्नेहा शर्मा, मेरी बात से विरोध करके आप अपना नुकसान कर रही हैं। वो उसके दाएं बाएं दीवार पर हाथ रखते हुए उसकी तरफ झुकते हुए काफ़ी कठोर शब्दों में बोला, जबकि स्नेहा एकदम ठंडी पड़ गई। बोलो, जवाब दो। उसके चेहरे को अपनी निगाहों में फोकस करते हुए बोला। प्लीज़ सर, मुझे जाने दें, वो कांपते हुए शब्दों में बोली। आंखों से मोतियों की तरह आंसू गिरने लगे। अरे अरे, रोने क्यों लग गई? वो उसके गालों पर गिरते आंसुओं को अपने हाथों से साफ करते हुए बोला, जबकि स्नेहा ने उसके स्पर्श पर अपनी सांस रोक ली। गौरव कुमावत से उसे ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बोलो, कल आओगी ना? वो उसके चेहरे पर एक गहरी नज़र डालकर बोला, जबकि डर से कांपती स्नेहा ने जल्दी से सर हाँ में हिला दिया। वो इस वक्त इस इंसान से जान छुड़ाना चाहती थी। अगर इनकार की रट लगाए रखती तो वो उसे कभी नहीं जाने देता। गुड गर्ल, अब जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठो। वो पीछे हटकर हुक्म देने वाले अंदाज में बोला। सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी इस वक्त घर जाना है। वो अपने आप को संभालते हुए बोली। ठीक है, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आता है, बट कल 9 बजे जब मैं यहाँ आऊँ तो आप मुझे अपनी सीट पर बैठी नजर आनी चाहिए। वो एकदम रौब भरे अंदाज में बोला। स्नेहा चुपचाप अपना सर हाँ में हिला गई। ऑफिस से निकली तो बाहर गौरव का ड्राइवर गाड़ी लिए उसका इंतजार कर रहा था। उसे उस इंसान से नफरत हो रही थी, गौरव जैसे धौंस जमाने वाले बेदर्द इंसान से। उसकी गाड़ी में बैठने को उसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, मगर इनकार करके वो अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि इतना तो वो जान गई थी कि अगर उसका हुक्म न माना जाए तो वो बेरहम बन जाता है। सो इसीलिए खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, उसने खुद को दिलासा दिया। कल तो मेरी शादी हो जानी है, फिर ये आदमी इंतजार करता रहेगा और उधर मैं पिया संग से धार जाऊंगी। इस ख्याल ने उसे हल्का सा सुकून दिया था। गाड़ी उसने घर से कुछ दूरी पर रुकवा ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मोहल्ले वालों की निगाह उस पर पड़े। मासी ने दरवाज़ा खोलते ही सवाल दागा। पैसे कहाँ हैं स्नेहा? ऑफिस से लाई हो या नहीं? स्नेहा ने तुरंत एक बनावटी ठंडी मुस्कान ओढ़ी और धीमी आवाज़ में कहा, एक्चुअली मासी, जब मैं ऑफिस पहुंची तब तक हिसाब किताब वाला अकाउंट्स किसी दूसरे काम में जा चुका था। उन्होंने कहा है कि वो लोग पैसे घर पर ही भिजवा देंगे, हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मासी के चेहरे पर लालच से भरी संतुष्टि उतर आई। वो खुश थी, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि जब पैसे आएंगे तो स्नेहा तो शादी करके अपने ससुराल जा चुकी होगी और सारे पैसे उनके ही हाथ में आएंगे। जबकि स्नेहा अपनी थकी हुई आंखों और छिपे हुए डर को चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपाती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अगले दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था, उसकी शादी का दिन। मोहल्ले वाले और ख़ानदान के चंद लोग घर में मौजूद थे। चारों तरफ चहल पहल थी, हर कोई तैयारियों में व्यस्त था। मासी की चारों बेटियां, जो उससे 1-1 या 2-2 साल छोटी थीं, उसे बार बार छेड़ रही थीं। कोई उसकी चुन्नी को छेड़ता तो कोई उसके हाथों पर बनी मेहंदी की रंग की तारीफ करता। वो सब शुभम से पहले ही मिल आई थीं और अब उसकी किस्मत पर खुलकर जल रही थीं। दीदी, शुभम जी तो बहुत स्मार्ट हैं, बिल्कुल हीरो जैसे। आप तो सच में बहुत लकी हो, सबसे छोटी ने नज़रों में चमक भरकर कहा तो बाकी सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। स्नेहा भी हल्के से मुस्कुरा दी, दिल में कहीं गहरे इस प्यार को अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हुए। तभी किसी ने आवाज़ लगाई, अरे बारात आने ही वाली है, सब लोग तैयार रहो। माहौल में गूंजते ढोल नगाड़ों की कल्पना ने ही घर में शोर भर दिया।
स्नेहा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखों में सपनों की चमक और होठों पर दबी हुई मुस्कान और भी गहरी हो गई। मेहमान खाना खा चुके थे, वो भी तैयार हो चुकी थी और अब बारात का इंतजार हो रहा था कि तभी अचानक गौरव कुमावत वहां आ गया। उसे देखकर पहले तो स्नेहा घबरा गई थी कि कहीं वो कोई तमाशा खड़ा न कर दे, मगर कुछ मिनट बैठने के बाद वो बाहर चला गया तो स्नेहा ने भगवान का धन्यवाद किया। मगर फिर भी एक अजीब सा डर उसके दिल में मौजूद रहा, जैसे कुछ गलत होने वाला है। और फिर कुछ ही देर बाद उसे पता चला कि बारात नहीं आ रही। ये सुनकर स्नेहा को एक बड़ा सदमा लगा। जब उसकी शादी गौरव कुमावत से हो गई, इससे बड़ा भी सदमा उसे ये लगा था। इस सब के बाद उसे शक हो गया कि बारात न आने में गौरव कुमावत का ही हाथ था। वो भला अपना हुक्म रद्द किया जाना कैसे बर्दाश्त करता। वो पत्थर सी बनी सादे से हुलिये में ही फ्रंट सीट पर उसके साथ बैठी हुई थी। शादी की रस्में होने के बाद वो गुस्से में अपने कमरे में गई थी और सब कुछ नोच नोच कर फेंक दिया था। उसने एक सादा सा जोड़ा निकाल कर पहन लिया। उसे इस शादी से कोई भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि उससे नफरत के शोले उसके वजूद में उठ रहे थे। अब इस सादे होलिये में जब वो बाहर आई और उसके बराबर बैठी तो मेहमानों ने हैरत जताई। गौरव ने भी एक नज़र उसके इस रूप पर डाली, लेकिन हल्के से मुस्कुराते हुए उसने नज़र फेर ली। जबकि स्नेहा को अब और भी गुस्सा आया। वो तो उसे चिढ़ाने और गुस्सा दिलाने के लिए इस रूप में बाहर आई थी, मगर उसके चेहरे पर तो मुस्कान थी। उसके चेहरे के हाव भाव शायद गौरव ने पढ़ लिए थे। वो उसके करीब होकर उसके कान में सरगोशी करने लगा। अच्छा हुआ जो तुमने इन सारी चीज़ों से खुद को आज़ाद कर लिया जो मेरे नाम की नहीं थी, क्योंकि वो सारी तैयारियां, वो सारी सजावट तो किसी और के लिए थी ना, मेरे लिए नहीं। मुझे तुम सादा हुलिये में ही चाहिए। अपने लिए सजावट मैं खुद अपने तरीके से और अपने पैसों से कराऊंगा और फिर तुम्हारे सजे हुए रूप की तारीफ भी करूंगा। उसकी सरगोशी पर स्नेहा ने गुस्से भरी नज़र उस पर डाली। वो गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि सुजाता मासी गाड़ी के पास आई और एक बैग स्नेहा को देने लगी, जिसमें उसका कुछ ज़रूरी सामान था। लेकिन गौरव ने उसे लेने से इनकार कर दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि वो अपनी बीवी को खुद शॉपिंग करवाएगा। और इस तरह स्नेहा उसी सादे हुलिये में गौरव कुमावत के साथ विदा हो गई। 10 मिनट हो चुके थे गाड़ी चलते हुए और वो उससे ना तो बोला था ना ही उसकी तरफ देखा था। गौरव के खूबसूरत चेहरे पर एक गंभीर खामोशी छाई हुई थी। ड्राइविंग करते हुए वो न जाने क्या सोच रहा था, जबकि कुछ ही इंच के फासले पर बैठी स्नेहा वैसे तो खामोश और एकदम सुकून से थी, मगर उसके अंदर गुस्से और नफरत का तूफान उठ रहा था, जिसमें वो गौरव को तहस नहस कर देने का इरादा रखती थी। कुछ देर के बाद गाड़ियां खूबसूरत से बंगले के सामने पहुंच गईं। चौकीदार ने हॉर्न देने से पहले ही गेट खोल दिया। गाड़ी धीरे से चलती हुई पोर्च में आकर रुक गई। वो उतर गया और घूमकर उसकी साइड वाला दरवाज़ा खोलते हुए ठंडी आवाज़ में बोला, उतरो नीचे। उसे अपनी जगह देखकर वो एकदम होंठ भींचकर गाड़ी से नीचे उतरी। उसके उतरते ही गौरव ने उसका हाथ थामा और उसे साथ लिए अंदर की तरफ बढ़ा। स्नेहा ने उसके हाथों से अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन गौरव की पकड़ बहुत मजबूत थी। हॉल का दरवाज़ा खोलकर जब वो उसे लिए अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ मौजूद लोग एकदम से चौंक उठे थे। ये किसे ले आए हो गौरव? सबसे पहले सोफे पर बैठी एक लड़की से बातें करती एक मॉडर्न अधेड़ उम्र औरत ने हैरानगी से पूछा। मेरी बीबी है, बड़े सुकून से बताया गया। क्या? उस औरत की एक चीख निकली। वहाँ मौजूद बाकी लोग, जिनमें 2 औरतें और एक मर्द था, हैरत से उसके साथ मौजूद स्नेहा को देखने लगे। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन सी बीबी? कहाँ की बीबी? कहाँ से उठाकर लाए हो इसे? उस औरत ने तेज और ऊंची आवाज़ में कई सवाल एक साथ कर दिए। उठाकर नहीं लाया, इसके घर से पूरी रीति रिवाज से ब्याह कर और विदा करा कर लाया हूँ। गौरव ने भी ऊंची आवाज़ में कहा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमसे पूछे बिना शादी नहीं कर सकते। कौन है ये लड़की? बैकग्राउंड क्या है इसका? हुलिये से तो मिडिल क्लास की लग रही है। वो औरत अब बाकायदा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी थी। उसकी आवाज़ पर घर के बाकी लोग भी कमरों से निकल कर आए। मॉम, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जिससे चाहूँ शादी करूँ, और बैकग्राउंड का या क्लास से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गौरव सख्त शब्दों में बोला। ये तो तुम्हारे ऑफिस में काम करती है ना? गौरव से मिलती जुलती शक्ल वाले एक लड़के ने आगे आते हुए हैरानी भरे शब्दों में कहा। मगर गौरव से पहले वो औरत चिल्ला पड़ी। क्या तुमने अपने ऑफिस में काम करने वाली एक 2 टके की लड़की से शादी कर ली? मैं अपने ख़ानदान में, अपने सर्कल में क्या मुंह दिखाऊंगी?
जहाँ से इसे लेकर आए हो इसे वहीं के वहीं छोड़ कर आओ, बेहद गुस्से से कहते हुए उसने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा, जबकि उस औरत की बात पर गौरव के माथे पर बल पड़ गए। मॉम, ये मेरी बीबी है और मैं किसी रोड से उठाकर नहीं लाया इसे, जो कह रही हैं कि फेंक कर आऊँ। सुन ले, ये यहीं रहेगी, इसी घर में रहेगी मेरे साथ, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। पीछे उसकी माँ बुरी तरह चिल्ला रही थी, जबकि वो आराम से उसका हाथ थामे बेडरूम में ले आया था। स्नेहा किसी बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ खींची चली आई थी। कमरे में लाने के बाद उसने उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, तुम बैठो यहाँ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वो दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया, जबकि स्नेहा बेहिस हरकत किए बैठी हुई थी। उसके कमरे से निकलते ही उसने गहरी सांस लेकर वहीं गिरने के से अंदाज में बेड पर लेट गई। बदन में अब इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि वो अब और बैठी रहती। वो अभी तक हैरान थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे झटपट उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। वो तो शुभम मेहरा की बजाय गौरव कुमावत की बीबी की हैसियत से उसके बेडरूम में मौजूद थी, और उसके घर वाले, ख़ास तौर पर उसकी माँ, तो शायद उसे कभी भी स्वीकार करने के मूड में नहीं लगती थी। हे भगवान, मैं कैसे रहूँगी इन अमीर मगरूर लोगों के बीच। वो परेशान सी इसी बारे में सोच रही थी कि तभी गौरव अंदर दाखिल हुआ। वो जल्दी से उठकर बैठी। उसके हाथों में खाने की ट्रे थी जो उसने स्नेहा के पास बेड पर रख दी। खाना खाओ, हुक्म देने वाले अंदाज में कहता वो दरवाज़ा खोलकर ड्रेसिंग रूम में चला गया, जबकि स्नेहा ने नफरत भरी नज़रों से बंद दरवाजे को घूरा और खाने को नज़रअंदाज करती हुई बेड से उठकर सोफे पर आ बैठी और हाथों में पहनी कांच की चूड़ियाँ उतारने लगी। 5 मिनट के बाद वो चेंज करके ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो उसे बेड की बजाय सोफे पर और खाने की ट्रे जैसी की तैसी रखी देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। मैंने क्या कहा था? खाना खाओ, बेहद खुरदरे शब्दों में बोला। मुझे भूख नहीं है, सपाट शब्दों में कहती। बिना उसकी तरफ देखे उसने अपना काम जारी रखा। मैसेज स्नेहा गौरव कुमावत, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा तुम्हें भूख है या नहीं, सिर्फ तुम्हें हुक्म दिया है कि खाना खाओ। ठंडे काटदार शब्दों में कहते हुए वो उसके करीब आकर बैठा, जबकि स्नेहा एकदम दूर खिसक गई। खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। उसकी हरकत पर गौरव ने उसे घूर कर देखा और उसका हाथ थाम लिया। मुझसे दूर रहें गौरव कुमावत। अपना हाथ उसके हाथ से खींचते हुए वो तेज शब्दों में बोली और सोफे से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। ये क्या तरीका है बात करने का? कुछ पल तक उसे हैरत से देखने के बाद वो उठकर करीब आया और बेहद गुस्से से बोला, आप यही तरीका डिजर्व करते हैं मिस्टर गौरव कुमावत। जो कुछ किया है ना आपने मेरे साथ, उसके बाद ये उम्मीद रखेंगे कि मैं आपके साथ इज्जत से पेश आऊँगी? सारा डर, सारा खौफ निकाल कर वो पलटकर गरजने के अंदाज में बोली, क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? वो उसके करीब आकर खड़ा हुआ। कहा ना दूर रहे मुझसे। वो उंगली उठाकर वार्न करते हुए सख्त शब्दों में बोली। न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत और ताकत आ गई थी जो वो गौरव कुमावत के सामने निडर अंदाज में खड़ी हुई बोल रही थी। क्यों दूर रहूं? बीबी हो तुम मेरी। और बताओ क्या किया है मैंने? गौरव ने बाजू से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था और वो सीधा उसके चौड़े सीने से आ लगी। छोड़िए मुझे। कुछ पल एकदम पत्थर बनी रहने के बाद वो गुस्से से बेकरार हो उठी। गुस्से के मारे उस पर वहशत सवार हो गई थी। क्यों छोड़ूं? बीबी हो मेरी, हक रखता हूँ तुम पर। वो भी कठोर अंदाज में बोला और अपनी पकड़ और भी सख्त कर गया। स्नेहा का विरोध दम तोड़ने लगा। कोई राह फरार न देखते हुए झुककर उसने गौरव के बाजू पर अपने दांत जोर से गड़ा दिए। हाँ, जंगली बिल्ली। वो फौरन अपनी पकड़ से उससे आज़ाद कर गया, जबकि स्नेहा जीत भरी निगाहों से उसे देखती हुई जल्दी से दूर जाकर खड़ी हो गई। तुम इतनी बदतमीज जंगली इंसान हो, मुझे नहीं पता था। अपना बाजू सहलाते हुए वो गुस्से से बोला, क्योंकि स्नेहा ने बहुत तेजी से उसे काटा था और उसके काटने से एक लाल निशान बन गया था। अपने बारे में क्या ख्याल है? आप इंसान हैं? वो भी बराबर का बोली थी। क्या मतलब? मैं इंसान नहीं तो क्या कोई जानवर हूँ? गौरव का गुस्सा बढ़ा। क्या समझते हैं कि मुझे पता नहीं चलेगा? मेरी बारात का न आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसके पीछे आपका ही हाथ है। स्नेहा की बात पर उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी की चमक उभरी। तुम्हें अपनी बारात न आने का सच में दुख है या फिर नाटक कर रही हो? आपका दिमाग खराब हो गया है। मेरी बारात नहीं आई और मैं दुख भी नहीं मनाऊं। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें दुख नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। ओ शट अप, मेरी जग हंसाई पर मैं खुश रहूं? आप पागल हो गए हैं? आप मान क्यों नहीं लेते कि आपने ही मेरी बारात रुकवाई है?
स्नेहा की बात पर गौरव एक पल के लिए खामोश रह गया। अच्छा अच्छा ओके, ये सब छोड़ो। अगले ही पल वो उसके करीब आकर बोला, चलो मान लिया मेरा ही हाथ है तो बोलो अब क्या कर लोगी। उसका अंदाज एकदम चैलेंज करने वाला था। जबकि गौरव की बात पर स्नेहा ने अफसोस भरी नज़र उस पर डालने के बाद गुस्से से मुंह फेर लिया। आंखें बेबसी और गुस्से की वजह से बरसने लगी थीं। चलो छोड़ो इस सबको, आओ खाना खाते हैं, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। उसके आंसू इग्नोर करता हुआ वो उसका हाथ थामकर बेड की तरफ लाने लगा। मुझे नहीं खाना, छोड़े मुझे, स्नेहा रोते हुए चीख कर बोली और अपना हाथ छुड़वाने लगी। मगर गौरव की पकड़ मजबूत थी। उसके दोनों हाथों पर दबाव डालकर उसे बिठाने के बाद वो खुद भी उसके करीब बैठ गया और ट्रे बीच में रख ली। चेहरे के भाव इतने सख्त और एकदम फैसला सुनाने वाले थे कि स्नेहा ना चाहते हुए भी उठ न सकी। लो खाओ, एक निवाला बनाकर उसने स्नेहा की तरफ बढ़ाते हुए नरम अंदाज में कहा, जबकि वो गुस्से से चेहरा दूसरी तरफ फेर गई। स्नेहा मुझे मजबूर मत करो वरना बहुत पछताओगी, वो गुस्सा बर्दाश्त करने की कोशिश करते हुए बोला। स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखे और फूट फूट कर रोने लगी। गहरी सांस लेते हुए गौरव ने निवाला वापस प्लेट में रख दिया। देखो, मुझे रोती हुई लड़कियों को चुप करवाने का कोई भी अनुभव नहीं है, इसलिए प्लीज रोना बंद करो। अब वो कठोर अंदाज में बोलता उसके चेहरे से हाथ हटा गया। स्नेहा फिर भी कुछ ना कह सकी और नजरें झुका लीं। खाओ, प्लेट उसकी गोद में रखते हुए हुक्म देने वाले अंदाज में फिर से बोला कि वो चाह कर भी प्लेट को उठाकर फेंक न सकी। बाएं हाथ से अपने आंसू पोंछते हुए दाएं हाथ से छोटा सा निवाला बनाकर मुंह में डाल गई। भूख बिल्कुल भी नहीं थी, मगर वो इंसान अपनी मर्जी चलाते हुए जबरदस्ती खाने पर मजबूर कर रहा था। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। कुछ ही निवाले खाने के बाद वो बेबसी से बोली तो गौरव ने उसके हाथ से प्लेट लेकर ट्रे में रख दी और ट्रे उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वो सोफे पर जाकर लेट गई और दुपट्टा अच्छी तरह खुद पर फैलाते हुए आंखों पर बाजू रख लिए। लगभग 20 मिनट के बाद वो आया था। दरवाज़ा बंद करने के बाद सीधा उसकी तरफ आया। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, यहाँ क्यों सो रही हो, चलकर बेड पर लेटो। वो फिर से एक हुक्म सुना गया। मैं यहीं ठीक हूँ। वो बेड पर सोने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए इनकार कर दिया। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि बेड पर चलो। कहने के साथ ही उसने स्नेहा को बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। मुझे नहीं जाना वहाँ। वो अब एकदम से घबरा गई थी। क्यों? वहाँ कांटे उगे हैं जो तुम्हें चुभ जाएंगे। इस बार वो आईब्रो उचकाकर बोला था। मुझे आपके साथ बेड शेयर नहीं करना, इसलिए मैं यहीं सोफे पर सोऊंगी। वो किसी बच्चे की तरह जिद्दी शब्दों में कहती वापस सोफे पर बैठने लगी, मगर गौरव ने उसकी कलाई को झटका देकर अपने करीब खींचते हुए अजीब से खुमार भरे शब्दों में कहा, क्यों? मुझसे कोई खतरा है क्या? वो सीधे सीधे उसकी आंखों में देख रहा था और वो कोई जवाब न दे पाई। चलो बेड पर। अगर मेरा मूड हुआ तो बच तो तुम सोफे पर भी नहीं सकती। वो उसकी कलाई थामे ठंडे शब्दों में कहता बेड पर ले आया था। जबकि उसकी बात पर स्नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा था। वो उसकी बात का मतलब बहुत अच्छे से समझ गई थी। उसे बेड पर धकेलने के बाद वो नाइट बल्ब ऑन करता दूसरी तरफ जाकर लेट गया। स्नेहा बिल्कुल कोने में सिमट कर लेट गई। गिर जाओगी पागल। कुछ सेकंड तक उसे बेड के कोने पर सिमटते देखता रहा। फिर अगले ही पल गौरव ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा था और वो एकदम उसके सीने से आ लगी। चुप करके लेटी रहो, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूँगा। उसे अपनी पकड़ से निकलने की जद्दोजहद करते देख वो उसे काफ़ी डांटने वाले अंदाज में बोला था, तो वो विरोध करना एकदम से छोड़ चुकी थी। बेफिक्र रहो, कम से कम इस मामले में गौरव कुमावत तुम पर जबरदस्ती नहीं करेगा। खुद पर और उस पर कंबल डालते हुए उसने स्नेहा के कान में सरगोशी की तो वो एकदम सुकून से होती आंखें बंद कर गई। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगी थीं और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो चुकी थी। शायद दिन भर की थकान इतनी ज़्यादा थी कि वो जल्दी ही नींद में चली गई। जबकि गौरव ने सर उठाकर उसकी गहरी नींद में जाने की तसल्ली की और फिर धीरे से अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। अपना स्पर्श उसके माथे पर छोड़ने के बाद वो भी सुकून से होते हुए आंखें बंद कर गया। सुबह उसे जबरदस्ती अपने साथ नाश्ते की टेबल पर भी लेकर आया। उसकी माँ तो उसे देखते ही वहाँ से वॉकआउट कर गई थी, जबकि बाकी लोग खामोशी से नाश्ता करते रहे। लेकिन गौरव को किसी की परवाह नहीं थी। वो सबको इग्नोर करता हुआ बड़ी मोहब्बत से एक एक चीज़ उठाकर उसके सामने रख रहा था और खाने पर जिद कर रहा था।
जबकि स्नेहा शर्मिंदा हुई जा रही थी। नाश्ते के बाद वो उसे मॉल लेकर आया। चाहता था कि वो अपनी पसंद से शॉपिंग करे, मगर स्नेहा खामोश रही। उसके बार बार कहने के बावजूद भी उसने कोई चीज़ पसंद नहीं की, तो मजबूरन गौरव को अपनी पसंद से उसे शॉपिंग करवानी पड़ी। शॉपिंग के बाद उसे घर छोड़कर वो खुद ऑफिस चला गया। वो एक ड्रेस निकाल कर नहाने जा रही थी कि तभी गौरव की माँ कमरे में दाखिल हुई और स्नेहा का दिल डर से धड़कने लगा। उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि सामने वाला उनके दबदबे में आ ही जाए, मगर वो तो रात उनका गुस्सैल रूप भी देख चुकी थी। क्या परवरिश करते हैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कियों के माँ बाप, नौकरी के बहाने अमीर लड़कों को फंसाने की शर्म तो बिल्कुल नहीं आती ना। दौलतमंद बनने का ये रास्ता सबसे आसान नजर आता है तुम लोगों को। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर कि तुमने मेरे बेटे को अपना दीवाना कर दिया। गौरव की माँ के जहर में भरे शब्द पर स्नेहा का दिमाग एक पल के लिए सुन्न सा हो गया। मैंने आपके बेटे को नहीं फंसाया, उसने खुद अपनी मर्जी से मुझसे शादी की। वो गुस्सा बर्दाश्त करते हुए बोली, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन कर लूँगी? तुम ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लड़के फंसाने में बड़ी माहिर होती हो तुम लड़कियाँ। वो नफरत भरे शब्दों में अपना जहर उगलती रही। स्नेहा लाल पड़ते चेहरे के साथ चुपचाप उनकी बकवास सुनती रही। तुम्हें मैं अपने बेटे की जिंदगी में ज़्यादा दिन रहने नहीं दूंगी। दिल की भड़ास निकालने के बाद वो उंगली उठाकर वार्निंग देती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि स्नेहा बेदम सी बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। दोपहर को नौकरानी खाने का पूछने आई। यकीनन उसे गौरव ने कहा होगा कि स्नेहा के खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया। दोपहर से शाम और फिर शाम से रात हो गई और वो एक ही पोजीशन में अपने कमरे में लेटी रही। गौरव रात को आया तो उसे घुटनों में सर दिए रोता देखकर हैरान हुआ। हालांकि नौकरानी से ये बात जान चुका था कि उसकी माँ उसके पास गई थी, सो उसे यकीन था कि उसके रोने की वजह उसकी मॉम ही थी। मॉम ने तुमसे क्या कहा? वो उसके पास बैठता सीरियस अंदाज में पूछने लगा। स्नेहा ने सर उठाकर उसे देखा और अगले ही पल अपना चेहरा मोड़कर अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने तुमसे कुछ पूछा है स्नेहा? वो उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए ठंडे शब्दों में बोला। वो बात को टालना चाहती थी, मगर गौरव का सख्त अंदाज देखकर सर झुकाए सब कुछ बताती चली गई। वो खामोश हुई तो वो गुस्से से बाहर निकल गया। यकीनन वो अपनी माँ के पास गया होगा। अपनी वजह से झगड़े का सोचकर उसका दिल बैठने लगा। हालांकि उसे तो खुश होना चाहिए था कि उसकी वजह से वो अपने घर वालों से लड़ रहा था। वो यही तो सोचकर आई थी कि उसे सुकून से रहने नहीं देगी, मगर अब इन हालातों से वो खुद घबरा गई थी। उठो, हमें यहाँ से जाना है। लगभग आधे घंटे के बाद वो आया। सपाट अंदाज में कहने के बाद अलमारी से कपड़े निकाल कर बैग में डालने लगा। स्नेहा जल्दी से खड़ी हुई। गौरव से कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। स्नेहा ने चौंक कर देखा, लेकिन गौरव को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो पथरीले हाव भाव चेहरे पर सजाए अपना काम करने में मगन रहा। दरवाज़ा खुला और उसके डैड विकास कुमावत कमरे में दाखिल हुए। गौरव, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, ये घर तुम्हारा भी है। विकास कुमावत उसके हाथ से बैग लेते हुए नरम शब्दों में बोले। मैं इस घर में नहीं रह सकता डैड, जहाँ मेरी बीबी की कोई इज्जत ना हो। मेरी गैर मौजूदगी में मॉम इसे जलील करती नहीं। ये तो आज शुरुआत है, ये काम फिर रोज होगा। वो बाप के हाथ से बैग लेते हुए नाराज अंदाज में बोला। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तुम्हारी माँ से बात करूँगा। विकास कुमावत उसे समझाने लगे। दोनों बाप बेटे में कुछ देर बहस होती रही। स्नेहा खड़ी खामोशी से सुनती रही और आखिरकार उसके पापा उसे रोकने में कामयाब हो गए। हाथ में पकड़ा बैग फेंकते हुए वो कमरे से बाहर चला गया, जबकि विकास कुमावत ने एक नज़र सामने खड़ी लड़की पर डाली। कुछ तो खास था उसमें जो उनके बेटे ने उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। उसके सर पर प्यार भरा हाथ रखते हुए उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। कपड़े वापस अलमारी में सेट कर लो, तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। ये घर तुम्हारा है, पूरे हक और मान के साथ इसी घर में रहो। उन्होंने दिल से अपनी बहू को स्वीकार कर लिया था और पता नहीं क्यों स्नेहा के दिल में एक सुकून सा उतर गया था। वो जो इस रिश्ते को निभाने की पक्ष में नहीं थी, लेकिन जब विकास जी ने उसके सर पर प्यार भरा हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। शायद इस नए रिश्ते में वो खुद को ढालने लगी थी। रात को सोने के लिए वो बेड पर आई तो गौरव, जो लेटा सोचों में गुम था, एकदम से उठ बैठा। आई एम सॉरी यार, मॉम ने तुम्हें जो कुछ कहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपना अलग घर बनवा रहा हूँ, जब वो कंप्लीट हो जाएगा हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे।
वो उसका नर्म नाजुक सा हाथ अपने हाथों में लेते हुए बड़ी ही नरमी और प्यार से बोला था, जबकि स्नेहा खामोश रही, कुछ भी नहीं बोली। बोलो ना स्नेहा, मैं तुम्हारी सारी नाराज़गी ख़त्म करना चाहता हूँ। वो कुछ देर उसके बोलने का इंतजार करता रहा, फिर विनती भरे शब्दों में बोला, क्या बोलूँ? आपने क्या अच्छा किया है मेरे साथ। पहले अपने ऑफिस में जलील किया, फिर मेरे घर पहुंचकर मेरी शादी रुकवा दी, खुद शादी करके यहाँ ले आए और अब आपके घर वालों के हाथों जलील हो रही हूँ। वो आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, देखो, ऑफिस में जो कुछ हुआ मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। वो फाइल मैं घर पर ही भूल गया था, क्योंकि वो फाइल इतना ज़्यादा ज़रूरी थी कि उसके ना मिलने पर मैं बुरी तरह गुस्से के मारे हाइपर हो गया था। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और मेरा सीधा निशाना तुम पर चला गया, क्योंकि लास्ट टाइम तुम ही मेरे ऑफिस में आई थी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे शर्मिंदगी के साथ साथ बेहद अफसोस भी हुआ था। लेकिन तुम्हारी शादी रुकवाकर मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि एक बहुत अच्छा काम किया है। वैसे उस बुढ़े में ऐसी क्या बात थी जो तुम उससे शादी करने जा रही थी? माफ़ी मांगते मांगते वो अचानक हैरत भरे अंदाज में पूछने लगा। बुढ़ा? स्नेहा एकदम से चौंक उठी, फिर मुंह बनाकर बोली, आपसे ज़्यादा हैंडसम था। शुभम मेहरा नाम था उसका। शुभम मेहरा? इस बार वो बुरी तरह चौंका। हाँ, क्यों? स्नेहा ने सवाल किया। तुम कह रही हो तुम्हारी शादी शुभम मेहरा से हो रही थी, राइट? उसने जैसे उसकी बात की पुष्टि करनी चाहिए। स्नेहा ने उलझे अंदाज में उसे देखते हुए सर हाँ में हिला दिया, जबकि गौरव कुमावत ने एक जोरदार कह कहा लगाया और फिर वो हंसता ही चला गया। उसे इस तरह हंसते देखकर वो उसे हैरत से देखने लगी। मिसेज स्नेहा गौरव कुमावत, आपकी शादी शुभम मेहरा से नहीं बल्कि उसके बुढ़े बाप राकेश मेहरा से होने जा रही थी, वो भी अच्छी खासी रकम के बदले, जो आपकी मासी उससे पहले ही ले चुकी थी। गौरव के खुलासे पर वो तो एकदम भौचक्का रह गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? उसके बाप से? बड़ी मुश्किल से वो बोलने के काबिल हुई थी, जबकि वो मुश्किल से अपनी हंसी रोककर बड़े गौर से उसे देखने लगा। लगातार हंसने के कारण उसकी आंखों में पानी भर गया था। उसका खूबसूरत चेहरा, खासकर उसकी नाक, लाल हो गई थी। स्नेहा के हैरत भरे हाव भाव देखकर गौरव ने अपनी हंसी पर कंट्रोल किया। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो इन सब चीज़ों से अनजान थी। मुश्किल से खुद को शांत करते हुए गौरव ने आगे बोलना शुरू किया। मुझे लगता है कि तुम्हारी मासी तुम्हें धोखा दे रही थी। मैं राकेश मेहरा और शुभम मेहरा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोग बिजनेसमैन हैं। उसकी बीवी बहुत सालों पहले मर चुकी है। एक बेटा और एक बेटी है जो बाहर रहते हैं। दोनों बाप की तन्हाई दूर करने के लिए उसकी शादी करवा रहे थे। वैसे राकेश मेहरा के बारे में बताऊं तो बड़ा ही रंगीन मिजाज बंदा है। जब मैं तुम्हारे घर आया और मुझे वहाँ पता चला कि तुम्हारी शादी राकेश मेहरा से हो रही है तो मैं तो शॉक्ड हो गया था। साथ ही मुझे एक अजीब सी जलन भी महसूस हुई। अपनी बात करते करते गौरव एक पल के लिए रुका था। जलन? कैसी जलन? लेकिन क्यों? वो जो पत्थर बनी थी उसके मुंह से सारी बातें सुन रही थी, एकदम बेचैनी से सवाल कर गई। वो कुछ देर सामने दीवार की तरफ देखता रहा, फिर स्नेहा की तरफ देखकर बोला, एक्चुअली तो मुझे अच्छी लगने लगी थी, इसीलिए मैं तुम्हें जॉब के लिए फोर्स कर रहा था। अच्छी तो मुझे तुम शुरू दिन से ही लगी थी, मगर मैंने कभी ये बात खुद के आगे स्वीकार नहीं की। मगर उस फाइल वाले हादसे के बाद जब मैं गिल्ट में पड़ा तब मैंने खुद के आगे ये स्वीकार कर ही लिया कि भाई गौरव कुमावत को इस लड़की से इश्क हो ही गया है और अब इस इश्क के मर्ज का कोई भी इलाज नहीं सिवाय अपने महबूब के। जब ये राज मुझ पर खुला तो सच मानो मेरे दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी। एक अजीब सा नशा था जो मेरे पूरे वजूद पर छा गया था। इस नशे में डूबा हुआ मैं ऑफिस आया, लेकिन तुम ऑफिस नहीं गई थी। फिर मैंने मिस्टर मेहरा से कहकर तुम्हें ऑफिस बुलवाया और तुम्हें जॉब कंटिन्यू करने के लिए फोर्स किया। लेकिन जब तुम मेरे कहने के बावजूद सुबह ऑफिस नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर चला आया। वहाँ मुझे सदमे के साथ साथ तुम पर बेहद गुस्सा भी आया, क्योंकि ऑफिस में तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम्हारी शादी है। फिर जब मैं कमरे में गया और तुम्हारा सजा संवरा रूप देखा तो बस दिल बेईमानी पर उतर आया। कुछ भी हो जाए अब मैं अपनी मोहब्बत से हाथ नहीं धो सकता था। तुम तो मेरा इश्क बन बैठी थी, फिर तुम्हें किसी और का होते देखना मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसीलिए फ़ौरन मैंने उस बुढ़े दूल्हे को गाड़ी के साथ साथ ही रास्ते से गायब करवा दिया और हमारी शादी के बाद उसे रिहा भी करा दिया। वो आखिर में बड़े मज़े से बोला था, जबकि स्नेहा उसकी सारी बातें सुनकर कितने ही पल उसे हैरत से देखती रही। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम सच कह रहे हो? अपनी बात सही साबित करने के लिए तुम झूठी कहानी भी बना सकते हो।
उसका दिल बुरी तरह तड़प उठा ये सच्चाई जानकर, लेकिन फिर भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी कि शायद वो झूठ बोल रहा हो। उसकी माँ से उसके साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती थी। मुझे पहले ही पता था, तुम यकीन नहीं करोगी, कहते हुए उसने साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया और गैलरी में से एक वीडियो निकाल कर उसके सामने प्ले कर दी। ये देखो, तुम्हारा बुढ़ा दूल्हा जो बड़े शौक से बारात लेकर आ रहा था, मेरे आदमियों ने उसे रास्ते से ही उठा लिया। वीडियो में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। जब उसने शुभम की तस्वीर के साथ उसके बाप को देखा था, वही राकेश मेहरा दूल्हा बना हुआ था और उसे उसकी गाड़ी के साथ किडनैप कर लिया गया था और फिर उसे गौरव के फार्म हाउस पर रखा गया था। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, छोड़ो मुझे, आज मेरी शादी है। वीडियो को देखने के बाद स्नेहा कितनी ही देर तक गौरव के चेहरे को देखती रही और अगले ही पल चेहरे पर हाथ रखकर बुरी तरह रोने लगी। अरे अरे, रो क्यों रही हो यार? वो एकदम से उसके रोने पर बौखला गया था। माँ से मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने वाली थी, मैं तो सोच भी नहीं सकती, वो एकदम रोते रोते बोली। तो मैंने कामयाब तो नहीं होने दिया ना उनको, वो उसके आंसू पोंछते हुए बोला। अगर आप ना आते और वो धोखा करने में कामयाब हो जाती तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती ना, वो और भी ज़्यादा रोते हुए बोली। जब भगवान नहीं चाहता ना तो वो तुम्हारे साथ बुरा कैसे कर सकती थी भला? खैर चलो, खैर इस हादसे को भुला दो और मुझसे सुलह कर लो, उसने उसे खुद से लगाते हुए शरारती अंदाज में कहा, जबकि स्नेहा रोना धोना भूल कर उसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? वो मुस्कुराकर बोला। आपने मेरी सब लोगों के सामने इंसल्ट की थी, मुझे पुलिस की धमकी देकर मेरा खून सुखा दिया था। वो ये बात अभी तक भूलने को तैयार नहीं थी। गौरव सर खुजाते हुए सोच में पड़ गया। कल तुम मेरे साथ ऑफिस चलो, मैं सबके सामने हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी भी मांग लूँगा, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं, बस ज़रूरत नहीं, माफ़ कर दिया मैंने, वो आंसू भरे चेहरे के साथ मुस्कुराई। नहीं यार, फिर तुम बार बार यही बात दोहराकर मुझे शर्मिंदा करती रहोगी, इसलिए कल चलो ऑफिस सबके सामने। स्नेहा ने बीच में ही उसकी बात काट दी। अरे नहीं, नहीं कहूँगी ना, फिर आगे से ऐसा कुछ भी। वैसे भी आपका इतना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, मुझे उस बुढ़े से बचाने के लिए, वो रोने वाले अंदाज में बोली। कोई एहसान नहीं है तुम पर, अपनी मोहब्बत की वजह से ऐसा किया है मैंने, तुमसे हमदर्दी की वजह से नहीं, सो दोबारा न कहना, गौरव ने हल्का सा डांटते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। अब तुम्हारी इस मुस्कुराहट को मैं तुम्हारी हाँ समझूं? वो उसके करीब होते हुए शरारती अंदाज में बोला तो स्नेहा शर्माकर पीछे हटने लगी, मगर गौरव हंसते हुए उसे अपनी ओर खींच गया। आज रात तो न तड़पाओ यार, कल तो तुम्हारा ख्याल रख लिया था, आज मेरा कर लो। वो उसे अपने सीने से लपेट गया था। मुझे मुझे नींद आ रही है, स्नेहा ने फरार ढूंढना चाहा। मैं प्यार करूंगा तो नींद भी उड़ जाएगी, वो उसके गाल पर होंठ रखते बेहद शरारती अंदाज में बोला। तो स्नेहा ने शर्माते हुए अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया, जबकि वो उसे अपने सीने से लपेटे कंबल में गुम हो गया। आज की रात बड़ी खूबसूरत थी, क्योंकि उसका महबूब उसकी बाहों में था। पूरे दिलो जान से राजी होकर अपना तन मन उसने उसके हवाले जो कर दिया था, वो बुरी तरह मदहोश होकर अपने होठों से स्नेहा को छू गया, जबकि स्नेहा उसके होठों के स्पर्श को अपने वजूद पर महसूस होते ही मचल कर उसकी बाहों में समा गई थी और अपना आप उसके हवाले कर दिया। जिंदगी उसके ऊपर बहुत मेहरबान हो गई थी, जिसे इतना प्यार करने वाला, इतना केयरिंग हमसफ़र मिला था। वो कभी भी उसे नाराज़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो पूरी शिद्दत से उसके इन खूबसूरत पलों में साथ देने लगी थी और उसका साथ पाकर गौरव और भी मदहोश हुआ था। ज़िंदगी में अगर मनपसंद हमसफ़र हो तो ज़िंदगी स्वर्ग से कम नहीं होती। काश हर किसी को मान सम्मान और प्यार करने वाला हमसफ़र मिले। तो दोस्तों, आज का हमारा ये नॉवल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक प्यारा सा लाइक, एक कमेंट ज़रूर क्या करें दोस्तों। ऐसे ही और रोमांटिक नॉवेल्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए और रोमांटिक नॉवल के साथ।